आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2017 के हिंदी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। तो देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं कि मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। नंबर ए अपव्यय, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी या वचन संबंधी। तो मैं केवल यहाँ आया, तो यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो केवल शब्द है, यहाँ पर यह अपव्यय है। तो यह कौन सा केवल अपव्यय है? इसका शुद्ध रूप होगा मैं इसलिए यहाँ आया था। तो यहाँ केवल क्या है? अपव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें अपव्यय संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। जीवन और साहित्य में निकट का संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ का संबंध है, जीवन साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। तो जीवन और साहित्य घोर संबंध है, इसका जो शुद्ध रूप माना जाएगा, जीवन और साहित्य का घोर नहीं होता है जबकि घनिष्ठ संबंध माना जाता है। कैसा? घोर नहीं, घोर की जगह संबंध कैसे होते हैं हमारे? घनिष्ठ संबंध होते हैं। और यह शब्द जो है अशुद्धि वर्तनी में भी पूछा जाता है, या घनिष्ठ नहीं होता है, यहाँ शुद्ध घनिष्ठ ठा वाला ठा होता है, यहाँ टा नहीं होता है। तो यह भी विशेष साथ में ध्यान रखें, क्योंकि ये अशुद्धि वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है। तो घनिष्ठ होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, न कि घनिष्ठ संबंध माना जाता है। घोर संबंध नहीं माना जाता है, बल्कि यहाँ पर घनिष्ठ संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ऊंट के मुंह में जीरा होना, ऊंची दुकान फीके पकवान होना, एक अनार 100 बीमार होना, आधा तीतर आधा बटेर होना। तो वस्तु की तुलना में जो मांग अधिक होने का मतलब है एक अनार और 100 बीमार होना। हमारे पास कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, हमारे पास थोड़ी है, लेकिन उसकी मांग ज़्यादा है, तो उसे एक अनार 100 बीमार के रूप में मान सकते हैं। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब है किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है और उसे बहुत थोड़ी सी चीज़ दी जाए, तो इसका मतलब है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगी। ऊंची दुकान और फीके पकवान का मतलब होता है कि दिखावा होना, रियलिटी नहीं होनी, दिखावा होना। कुछ लोग अपने आप को दिखाते तो इस तरह से हैं कि वो कितने वो होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उनके ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब है बेढंगा या बेमेल, कोई चीज़ मतलब मेल से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। यह वाला प्रश्न जो था कल 2021 का जो पेपर सॉल्व करवाया गया था उसमें भी पूछा गया था। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हमें तैयार करना चाहिए, कि उनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है। यह वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने कल 2021 के पेपर में भी सॉल्व करवाए हैं, जो हम आपको बताते चलेंगे। कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है कि कुछ भी अवसर ना देना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना,
गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा देना। तो यहाँ घास काटने का जो मतलब माना जाता है कि गुणवत्ता का ध्यान न रखे बिना ही जैसे तैसे मतलब उल्टा सीधा करके हमको अपना काम कंप्लीट कर देना है। तो यह क्या हो जाता है, एक घास काटना हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण या दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प हैं। तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो विद्वान में क्या है, विद्वान जो है एक संज्ञा है। विद्वान क्या है, एक संज्ञा है, जबकि पूजा जाना क्या है, एक क्रिया है। और सब जगह पूजा जाता है ये एक विशेषण है। तो इस तरह से इसमें दूसरा और तीसरा दोनों माने जाएंगे। विद्वान सब जगह पूजा जाता है तो विद्वान इसमें संज्ञा है और जगह पूजा जाना एक क्रिया है, जबकि सब जगह जो है एक विशेषण है। तो इस तरह से यहाँ विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, इसमें संज्ञा क्रिया विशेषण दोनों ही माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्योतन विधि का उपभेद नहीं है। उद्योतन विधि का उपभेद नहीं है, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या अनुवाद। तो यहाँ पर जो उद्योतन विधि का जो भेद नहीं माना जाता, अनुवाद जो है वो उद्योतन विधि का भेद नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा ससर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। तो व्याकरण की जो शिक्षा स्वतंत्र रूप से जो नहीं दी जाती है वो भाषा ससर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, जबकि यह पाठ के साथ साथ दी जाती है, इसे स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। जबकि आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक में व्याकरण की जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCM उपागम या मॉरिसन उपागम। तो ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा उपागम दिया है? तो मूल्यांकन उपागम जो है ब्लूम ने नवीन आयाम दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ड, वर्ड से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। तो जो विश्लेषण विधि में जो प्रयोग किया जाता है वो शब्द से वर्णों का वर्णन किया जाता है। किसमें? विश्लेषण जो है वो एक शब्द से वर्ड तक का विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 31 का मानक रूप है। 31 का मानक रूप है 31, 31, 31 या 31। तो 31 का जो मानक रूप माना गया है वो 31 जो है 31 का मानक रूप माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बुलेटिन बोर्ड। यह बुलेटिन बोर्ड से संबंधित प्रश्न यह 2021 में भी पूछा गया है। तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या कोमल सामग्री है। चाहे तो आप कल 2021 का पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं कि कितने प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो एक दृश्य सामग्री मानी जाती है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? एक विद्यालय के मतलब विद्यालय में एक बोर्ड होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उस पर चिपका दिया जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड जो है एक दृश्य सामग्री माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। तो यह प्रश्न भी कल 2021 के पेपर में सॉल्व करवाया गया था कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान होना चाहिए वो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री क्या है? मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। तो भाषिक जो सामग्री मानी जाती है, शब्दावली जो है वो एक भाषिक सामग्री मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण या मौखिक परीक्षण, आत्मनिरीक्षण निष्ठ परीक्षण या प्रमाणीकृत परीक्षण। तो अधिक विश्वसनीय जो परीक्षण माना जाता है वो प्रमाणीकृत परीक्षण जो है वो अधिक विश्वसनीय परीक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। तो CCE में व्यापकता का आशय नहीं माना जाता है, तो वह प्रश्नों की व्यापकता जो है वो CC में नहीं माना जाता है, जबकि विषय की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता और दायरे की व्यापकता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसका क्या उपचार करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, दंड दे करके, परिवार को सूचना दे करके या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा दे करके। तो जब कोई व्यक्ति या बच्चे का जब आत्मविश्वास खो जाता है तो हमें उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब हम कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो उसका आत्मविश्वास टूट रहा है तो हमें उसके साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, न कि हमें उसके लिए ताने या मतलब ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसके और ज़्यादा ठेस पहुँचे। अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न का प्रकार है, जो मिलान प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। वस्तुनिष्ठ में मिलान, सत्य असत्य, वाक्य पूर्ति, ये सभी जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार माने जाते हैं। यह प्रश्न भी कल पूछा गया था कि मौन पठन का लाभ है। यह भी 2021 में पूछा गया है कि मौन पठन का क्या लाभ है। उच्चारण हेतु, अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो मौन पठन का जो लाभ होता है वो क्या होता है? इससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पठन से क्या लाभ होता है? मौन पठन से जो लाभ होता है वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। तो जो अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं मानी जाती है वो आत्मनिष्ठता जो है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं मानी जाती है, जबकि वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता जो है वो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रचना शिक्षण का उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्ध बनाना, सुसंबद्ध बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना।
तो रचना शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं माना जाता है वह व्याकरण सम्मत कार्य करना जो है वो रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। तो तिरस्कार में जो संधि प्रयुक्त होती है वह विसर्ग संधि प्रयुक्त की जाती है। कौन सी? तिरस्कार में जो है वो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो हीन भावना में हीन है भावना जिसकी कर्मधारय समास माना गया है। इसमें विषय विशेषण बताया जाता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव जो पहचाना जाता है उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि जो दोनों पदों से अन्य तीसरे से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का जो विलोम माना जाता है अपकर्ष, अपयश, अपकार या अवनति। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम माना गया है वो अपकर्ष माना गया है। क्या? अपकर्ष जो है वो उत्कर्ष शब्द का विलोम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने के योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो या बिना संकोच बोलने वाला। तो स्वावलंबी से जो माना जाता है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उस व्यक्ति को हम स्वावलंबी कहते हैं। किसे? जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर रहता है उसे हम स्वावलंबी कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति या दौरान। तो इसमें से जो विदेशी शब्द माना जाता है दौरान जो है एक विदेशी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो रेखांकित शब्द है यहाँ चौराहों। तो 4 मंजिलों का भवन वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, चारों तरफ देखने वाला, एकाधिकार स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। तो चौराहों का मतलब है कि एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों वहाँ उसे चौराहा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि अब हम नहीं संभलेंगे तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आसन्न भूत, संदिग्ध वर्तमान, आज्ञार्थ वर्तमान, सामान्य भविष्य। तो यदि हम अभी न संभले तो उसके जो परिणाम हैं वो विनाशकारी होंगे, मतलब शीघ्र सामने आएंगे। क्या? विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। तो अभी आए नहीं हैं, आ चुके नहीं हैं, वो अभी आएंगे, मतलब भविष्य की बात करता है, इसलिए यहाँ पर सामान्य भविष्य माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। वह सिद्धांत जिसमें किसी एक वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन
धर्म उपयोग में लाने का साधन। तो उपयोगितावाद शब्द का जो अर्थ होता है वह अधिक से अधिक उपयोग में अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म जो है वो उपयोगितावाद का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, लिपि, दीवार या जल। तो जल जो है एक ऐसा शब्द है कि जिसका किसी भी परिस्थिति में उसका लिंग नहीं बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। विनाश, स्थिति, वातावरण या परिणाम। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्दों में असंगत माना जाता है। तो विनाश हो गया, स्थिति बदल गई, वातावरण अच्छा है, परिणाम। तो इसमें जो असंगत पुल्लिंग शब्दों में जो असंगत माना जाएगा स्थिति बदल गई। स्थिति एक स्त्रीलिंग शब्द है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।